बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। और ये वीडियो है हमारी लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर नंबर 5 को आपने देखने के लिए रॉयल अपेक्स जुडिशल इंस्टीट्यूट फॉर लीगल ईगल्स, इसके ऊपर जाके आपको ये लेक्चर नंबर 5 मिलेगा। जिन बच्चों ने जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो उनको नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 5 है प्रेसिडेंट एज सोर्स ऑफ लॉ। लेक्चर नंबर 5 को समझने से पहले या मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स नए हैं जो इस वीडियो से देखना शुरू कर रहे हैं वो काइंडली जाके पहले 4 लेक्चर फुल सुने और उसके बाद फिर इस लेक्चर नंबर 5 के ऊपर आए। जिन बच्चों ने जिन स्टूडेंट ने पहले 4 लेक्चर सुने हुए हैं, समझे हुए हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, उनको ही लेक्चर नंबर 5 समझ आएगा। डायरेक्ट लेक्चर नंबर 5 से आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। खास तौर पे लेक्चर नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोर्सेज ऑफ लॉ उसमें बताए हैं कि होता क्या है, कितनी किस्म के सोर्सेज ऑफ लॉ हैं। और जो फर्स्ट सोर्स ऑफ लॉ है लेजिस्लेशन, उसको इन डिटेल लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस कर चुकी हूँ मैं। इसलिए आप लोगों ने पहले वो 4 लेक्चर सुनने हैं, उनको समझना है और उसके बाद लेक्चर नंबर 5 में आना है। अब हम लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट पढ़ना है हमने एज ए सोर्स ऑफ लॉ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है। सबसे पहले हम समझते हैं प्रेसिडेंट होता क्या है। प्रेसिडेंट्स ऑफन रेफर टू एज केस लॉ और जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। सॉरी, देखें, इसको समझने से पहले प्रेसिडेंट क्या होते हैं, केस लॉस। केस लॉ क्या होते हैं? अब आप लोगों को मैं क्रिमिनल केस की मिसाल देती हूँ क्योंकि आप लोगों ने फिल्मों में भी, फिल्म्स वगैरह में देखा है कि एक मुलजिम कटहरे में खड़ा है, कोर्ट का पूरा मंजर अपने जहन में लेके आए, हमने हर फिल्म में देखा है तकरीबन। ठीक है, जज होता है, उसमें लॉयर्स होते हैं और हम साबित कर रहे होते हैं कि जो मुलजिम है जो कटहरे के अंदर खड़ा है इसने ये जुर्म किया है या नहीं किया। एक पार्टी कह रही होती है कि हाँ जी इसी ने मर्डर किया है, दूसरी पार्टी कह रही होती है कि नहीं इसने मर्डर नहीं किया। ठीक है, ये वकील आपस में बहस कर रहे होते हैं और इसी बात को अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को वो मुख्तलिफ सबूतों के जरिए कोर्ट में साबित करने की कोशिश करते हैं। और जो अपना एविडेंस अच्छे तरीके से सबूत पेश करके अपनी बात को साबित कर देता है, जज उसके हक में फैसला करता है। या तो उसको बरी कर दिया जाता है या उसको सजाए मौत दी जाती है। इसी तरह हमने फिल्म्स में देखा है। अब ये जो बरी करने का फैसला होता है या सजाए मौत देने का फैसला होता है, ये बाकायदा जज ओपन कोर्ट में अनाउंस तो कर देता है, लेकिन इसके बाद इसको एक पूरा रिटन फॉर्म में फैसला लिखा जाता है और वो फैसला महफूज कर लिया जाता है। दोनों पार्टीज को वो देते हैं। अगर हमने अपील करनी हो तो हमें उसकी कॉपी लेनी पड़ती है और हम फिर अपर कोर्ट में जाके अपील करते हैं। अब जो फैसला वो जो हमने उस केस में हो गया है ना, उस डिसीजन को, वो डिसीजन आने वाले लोगों के लिए केस लॉ की हैसियत अख्तियार कर जाता है। उसको कहते हैं केस लॉ। अब जो हर इस वक्त अदालतों में सैकड़ों हज़ारों केसेस चल रहे हैं, उसमें डिसीजंस भी हो रहे हैं। उनमें से फिर सिलेक्ट किए जाते हैं कि जो बहुत अच्छे डिसीजन होते हैं, जो बिल्कुल लॉ जिसके अंदर बड़ी अच्छी तरीके से अप्लाई किया जाता है और ऐसा फैसला किया जाता है जिसकी वजह से इंसाफ हुआ है, तो उन फैसलों को सिलेक्ट कर लिया जाता है। एक पूरी अथॉरिटी होती है, एक पूरे लोग होते हैं जो इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करना, जो लीगल स्कॉलर्स होते हैं वो बकायदा वो इसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद इसको पब्लिश किया जाता है और उस पब्लिश करने को एक बुक की फॉर्म में, उसको कहते हैं लॉ जर्नल्स। ठीक है, उसके अंदर केस लॉज होती हैं, यही फैसले होते हैं जजेस के किए हुए। और ये लॉ के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इन केस लॉज को भी। एक तो हम एक्ट ऑफ स्टैट्यूट्स को पढ़ते हैं जो लेजिस्लेशन ने पास किए थे लॉज, उसके साथ साथ उन एक्ट ऑफ स्टैट्यूट्स में जो लॉ दिए गए हैं उसको जब हमने केस के ऊपर अप्लाई करके उस केस का फैसला किया है तो उन केसेस उनको केस लॉ कहते हैं, उसको भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, वो हमारे पास सेकंड सोर्स ऑफ लॉ हो गया, इसी को प्रेसिडेंट कहते हैं। क्लियर हो गया? आगे अगर जिनको नहीं हुआ है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है ये, जो बिल्कुल न्यू है स्टूडेंट्स उनके लिए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड उनको लग रहा होगा, लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना, वीडियो को बार बार देखना है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और पूरी वीडियो को देखना है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट्स ऑफन रेफर टू एज ए केस लॉ और जुडिशियल प्रेसिडेंट, इनको केस लॉ भी कहते हैं और जुडिशियल प्रेसिडेंट्स भी कहते हैं। प्रेसिडेंट्स आर ए सोर्स ऑफ लॉ इन लीगल सिस्टम दैट फॉलो द कॉमन लॉ ट्रेडिशन। अब जो हम क्यों पढ़ रहे हैं प्रेसिडेंट्स को, केस लॉज को, हम इनको सोर्स ऑफ लॉ मानते हैं। यानी हम कहते हैं हमने इसको भी देखना है, किसी भी चीज़ पे अगर हमें देखना है कि लॉ क्या कहता है तो हमने सबसे पहले देखना है कि लेजिस्लेशन इसके ऊपर हुई हुई है, एक्ट ऑफ स्टैट्यूट मौजूद है। अगर तो एक्ट ऑफ स्टैट्यूट मौजूद है, उसके ऊपर से हमें लॉ मिलता है तो हमने लॉ लेके उस केस पे फैसला केस के ऊपर अप्लाई कर देना है। अगर हमें नहीं उससे कोई मदद मिल रही तो हमने देखना है इससे पहले जो जजेस गुजरे हैं 10 साल, 5 साल, 6 साल पहले, अगर इसी तरह का सेम केस था उसको जज ने कैसे सॉल्व किया,
कैसे इंसाफ दिया, तो हम फिर केस लॉ का हवाला लेते हैं और केस लॉ को यूज़ करते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट और जो केस लॉ हैं वो भी एज ए सोर्स ऑफ लॉ हैं। और ये कौन से ममालिक मानते हैं? कॉमन लॉ ट्रेडिशन, जो कॉमन लॉ सिस्टम कंट्रीज हैं वो इसको मानती है। यानी कि जिस भी मुल्क में प्रेसिडेंट को और केस लॉ को एज ए सोर्स ऑफ लॉ माना जाएगा, इसका मतलब है वो कॉमन लॉ कंट्रीज हैं, वो कॉमन लॉ लीगल सिस्टम मानती हैं। Here is an explanation of how presidents function as a source of law। अब हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। कॉमन लॉ सिस्टम हम समझ लेते हैं पहले क्या है। प्रेसिडेंट्स आर ए प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ इन कॉमन लॉ सिस्टम। ये कॉमन लॉ सिस्टम वो होता है वो कंट्रीज जो केस लॉ को एज ए सोर्स ऑफ लॉ मान रही हैं, जो प्रेसिडेंट को एज ए सोर्स ऑफ लॉ मान रही हैं, उनको कहते हैं कॉमन लॉ सिस्टम्स, ठीक है। सच एज लीगल सिस्टम इन यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम का जो सिस्टम है लीगल, उनको कहते हैं कॉमन लॉ सिस्टम। यूनाइटेड स्टेट्स का और अदर कंट्रीज जो इन्फ्लुएंस्ड हैं इंग्लिश लॉ से, वो सब कौन है? कॉमन लॉ सिस्टम कंट्रीज हैं। और जितनी भी कॉमन लॉ सिस्टम कंट्रीज होंगी वो हमेशा इसको कहते हैं जज मेड लॉ। प्रेसिडेंट, केस लॉ, जज मेड लॉ या जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, ये इसके नाम है, एक ही चीज़ के ये नाम है। जो भी कंट्रीज इसको मानेंगी उनमें कॉमन लॉ सिस्टम होगा या कॉमन लीगल सिस्टम होगा, ठीक है। नेक्स्ट, लीगल प्रिंसिपल्स फ्रॉम पास्ट केसेस इन दीज सिस्टम्स। अब जो कॉमन लॉ कंट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं? इन दीज सिस्टम्स लीगल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स आर डेवलप्ड थ्रू द डिसीजन ऑफ जजेस इन प्रीवियस केसेस। रूल्स और प्रिंसिपल्स और लॉज कैसे डेवलप हो रहे होते हैं? जजेस के डिसीजन से डेवलप हो रहे होते हैं। यानी जजेस को इन कंट्रीज में इतनी ज़्यादा अथॉरिटी हासिल होती है कि जज का किया गया जो डिसीजन है वो सिर्फ एक केस के लिए तो होता ही है, लेकिन आगे आने वाले केसेस के लिए भी वो एज ए सोर्स ऑफ लॉ बन जाता है। एज एन एग्जाम्पल हम कोट करते हैं और उसके बेस के ऊपर हम अपनी मर्जी का फैसला भी ले सकते हैं। ईच कोर्ट डिसीजन एस्टेब्लिशेस अ प्रेसिडेंट दैट कैन बी यूज टू गाइड फ्यूचर डिसीजन इन सिमिलर केसेस। अच्छा, सिमिलर केसेस जो फ्यूचर में जो भी सिमिलर केसेस उसी तरह के फैक्ट्स एंड फिगर से मिलते जुलते होंगे, उसी सेम जो उसके ऊपर ना हम जो पहले किया हुआ जज का डिसीजन है जज मेड लॉ, वो जज मेड लॉ बन जाएगा और वो बाइंडिंग होगा आने वाले फ्यूचर केसेस के लिए, ठीक है। Stare decisis. The Latin term stare decisis means to stand by things decided। ये इसकी लैटिन टर्म है, इसके लिए जो यूज़ की जाती है प्रेसिडेंट्स के लिए कि क्या इसका लिटरल मीनिंग क्या है? टू स्टैंड बाय थिंग्स डिसाइडेड, जो चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं उसके साथ खड़े होना, यानी उसको सही मानना और फिर आने वाले फ्यूचर केसेस के ऊपर उसको अप्लाई करना। इट इज़ ए फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट इन कॉमन लॉ सिस्टम। ये कॉमन लॉ सिस्टम या कॉमन लॉ कंट्रीज का एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है। सिग्निफाइज दैट कोर्ट शुड जनरली अडहेयर to precedents and follow earlier decisions made by higher और इक्वल कोर्ट्स इन सिमिलर केसेस। ये जनरल प्रिंसिपल्स है एक कॉमन लॉ कंट्रीज में स्टेयर डिसाइज का कि हमने जजेस के किए हुए डिसीजन के साथ खड़े होना है और उसको आगे फ्यूचर में भी इस्तेमाल करना है। फ्यूचर में वो बाइंडिंग होंगे इक्वल कोर्ट्स के ऊपर भी, हायर कोर्ट्स के जो डिसीजन होते हैं वो लोअर कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होते हैं। ये मैं आगे जाके आपको, अब ये हमारा आगे पॉइंट नंबर 4, हायरार्की ऑफ प्रेसिडेंट्स। कैसे, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं जनरल कॉन्सेप्ट आपको दे देती हूँ। देखें, हमारी अपेक्स कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, एक है, ठीक है, इस्लामाबाद में है। उसके बाद हर प्रोविंस के ऊपर हाई कोर्ट है। लाहौर, हमारी से पंजाब के अंदर कहाँ है? लाहौर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट एक है, लाहौर में है। उसके नीचे आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ जाती हैं जो हर डिस्ट्रिक्ट में होती हैं। फैसलाबाद में आप कचहरी में जाएंगे, वहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मिलेंगी। उसके अंदर आपके आगे डिवीजन आ जाती हैं। आपके मजिस्ट्रेट्स होते हैं और सिविल कोर्ट्स होती हैं। जो मजिस्ट्रेट सेशन जजेस होते हैं, एडिशनल सेशन जजेस होते हैं, वो क्रिमिनल केसेस सुनते हैं। और जो सिविल जज होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, वो सिविल कोर्ट्स होती हैं हमारी, वो सिविल मैटर्स देखती हैं। ये हमारा एक पैटर्न है हमारे कोर्ट स्ट्रक्चर का। अब इसमें जिस तरह जो कोर्ट सुपीरियर होगी उसका डिसीजन उतना ही ज़्यादा बाइंडिंग होगा लोअर कोर्ट्स के ऊपर। कैसे? आपके ऊपर आपका केस सिविल कोर्ट में लगा हुआ है, सिविल जज फर्स्ट क्लास के पास। अगर आप उस केस में कोई ऐसा केस लॉ, ऐसा प्रेसिडेंट या कोई ऐसा डिसीजन कोर्ट जज का जो हाई कोर्ट के जज का है, वो अपने केस में पेश करते हैं और कहते हैं देखें जी, इसी तरह का सेम मैटर हुआ था, सेम सर्कमस्टांसिस थे, 5 साल पहले हाई कोर्ट ने इस केस को इस तरीके से डिसाइड किया है। वो हम कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं, तो जो हमारा जज होगा ना, जो हमारा केस सुन रहा होगा, उसके ऊपर वो बाइंडिंग होगा, उसने वो मानना ही मानना है। उसके लिए वो बिल्कुल इसी तरह की हैसियत अख्तियार रखता है जैसे वो लॉ है। इसलिए हम कह रहे हैं कि केस लॉ, जुडिशियल प्रेसिडेंट,
स्टेट डिसाइड्स, प्रेसिडेंट्स, ये सारे क्या होते हैं, ये एज ए सोर्स ऑफ लॉ समझा जाता है कॉमन लॉ कंट्रीज में। क्लियर हो गया? हायरार्की इसको कह रहे हैं। ये हायरार्की, ये जो आपसे सुपीरियर होगा उसका जो डिसीजन होगा वो लोअर जो कोर्ट होगी उसके ऊपर बाइंडिंग होगा। अब ये जो सुपीरियर होना है वो किस बेस पे होता है, ये इस बेस पे होता है कि किस किस कोर्ट की अपील किस जज के पास होगी। ठीक है, आप लोग इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड उसके अंदर अभी ना जाएं, आप लोगों ने बस ये जो हायरार्की याद कर लेनी है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हर प्रोविंस में हाई कोर्ट होती है, और हाई कोर्ट के अंडर तमाम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को आगे दो तरीकों में हम डिवाइड करते हैं, क्रिमिनल साइड और सिविल साइड। क्रिमिनल साइड वाले जो होते हैं वो होते हैं जो जजेस होते हैं उनको कहते हैं मजिस्ट्रेट, एडिशनल सेशन जज और सेशन जजेस। और जो सिविल साइड पे होते हैं उनको सिविल जज फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। ये जिस जिस तरीके से जो इनके ऊपर सुपीरियर कोर्ट होगी उसकी जो अपेक्स जो कोर्ट होगी उसके जो होंगे डिसीजंस वो लोअर कोर्ट्स के लिए मानना ज़रूरी है। वो बिल्कुल ऐसी ही हैसियत रखते हैं जैसे के लॉ हों, इसीलिए इसको हम पढ़ रहे हैं सोर्स ऑफ लॉ में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रेसिडेंट्स हैव अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है प्रेसिडेंट्स का। किसका हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, जो मैंने बयान कर दिया है कि जिस जिस तरह की कोर्ट होगी उसके उस तरह के डिसीजन उसके निचली कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होते हैं। डिसीजंस फ्रॉम हायर कोर्ट्स सच एज appellate courts or supreme courts have more authority and serve as binding precedent for lower court। क्लियर है कि लोअर कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का या सुपीरियर कोर्ट्स का या एपेलेट कोर्ट भी इनको कहते हैं, उनके फैसले बाइंडिंग होते हैं। लोअर कोर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो द डिसीजंस ऑफ हायर कोर्ट्स ऑन सिमिलर इशू। यानी अगर सिमिलर इशू आ जाता है तो लोअर कोर्ट से हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो हायर कोर्ट्स के फैसले मानेंगी। इसकी एक वजह ये भी होती है कि जिस तरह हायर कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो ज़्यादा क्वालिफाइड होते जाते हैं, उनका तजर्बा ज़्यादा होता जाता है, उनकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा हो जाती है, उनका विजन ज़्यादा हो जाता है। तो वो जब लॉ को इंटरप्रेट करते हैं और लॉ को अप्लाई करते हुए किसी केस का फैसला करते हैं तो उसमें इंसाफ ज़्यादा नज़र आता है। इसलिए वो वाले जो फैसले होते हैं वो लोअर कोर्ट के जजेस को जो भी नए होते हैं उनके ऊपर बाइंडिंग होते हैं। क्लियर है, हायरार्की समझ आ गई। अब आ गया नेक्स्ट जिसका कैरेक्टरिस्टिक एडाप्टेबिलिटी। जिस तरह हमने लेजिस्लेशन में पढ़ा था एडाप्टेबिलिटी, इस तरह प्रेसिडेंट में भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वाइल प्रेसिडेंट्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी and consistency in the legal system, they can also evolve over time। उन्होंने कहा देखें प्रेसिडेंट के कैरेक्टरिस्टिक हैं कि वो स्टेबल करता है, जुडिशियल सिस्टम को स्टेबिलिटी क्रिएट करता है उधर, और कंसिस्टेंसी करता है लीगल सिस्टम में। लेकिन ये भी टाइम के साथ साथ चेंज होते जाते हैं। जिस जिस तरह जो सोसाइटी की नीड्स चेंज होती हैं, जिस जिस तरह सोसाइटी का माइंडसेट चेंज होता है, तो जजेस भी सोसाइटी में से ही होते हैं ना, उसी तरह जजेस का जो है ना माइंडसेट चेंज होता है, और जजेस की इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ को इंटरप्रेट करने की सलाहियत चेंज होती है। तो जैसा नए वक्त के लिहाज से उनके जुडिशियल डिसीजन भी फर्क होते चले जाते हैं, और वो उस जमाने के लिहाज से मोस्ट एक्यूरेट होते हैं। व्हेन न्यू केसेस प्रेजेंट नोवल लीगल इश्यूज, नोवल का मतलब होता है जो पहली दफ़ा सामने आए हैं। अगर कोई नया केस ऐसा आ जाता है जिसके अंदर पहली दफ़ा कोई लीगल इशू नए ही किस्म का आया है, फॉर एग्जांपल हमने सुना था बड़ा अगर आप लोगों में से कोई खबरें सुनता हो कि जी जो है ना कब्र जब हम बनाते हैं तो कब्र में से मुर्दों को निकाल लिया जाता है। ठीक है, लाशों की बेहरमती की जाती है। हमने इस तरह की हमने खबरें सुनी थी। अब ये बहुत नई किस्म का इशू है, इसके ऊपर लेजिस्लेशन नहीं हुई हुई, इसके ऊपर लॉज नहीं बने हुए, क्योंकि हमारे से पहले जो लोग गुजरे हैं वहाँ पर इस तरह के इंसिडेंट रिपोर्ट ही नहीं हुए थे। जो इस तरह के केसेस आ जाते हैं उसके ऊपर अब जज ने फैसला तो करना होता है, तो वहाँ पर जज अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हुए वहाँ पर नया देखता है कि इंसाफ का तकाजा क्या है और कौन सा मैं रेलिवेंट लॉ इसके ऊपर अप्लाई करूँगा, क्योंकि रेलिवेंट लॉ आपके पास होगा नहीं। जो मोस्ट जो इसका करीब तरीन लॉ होगा ना उसको वो अप्लाई करते हुए अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हुए उस केस का फैसला करता है ताकि इंसाफ हो सके। इस तरह के जितने भी नए इश्यूज आएंगे उसके ऊपर जज अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके फैसला करता है। तो जो वो फैसला करता है वो एक नए किस्म का लॉ बन जाता है बजाते खुद। ठीक है, तो उसको भी कहते हैं प्रेसिडेंट। तो वो आने वाले अगर उसी तरह के और केसेस आएंगे तो हमने उस केस लॉ को उठाना है और हमने उसको एज ए लॉ इस्तेमाल करते हुए वो अगले आने वाले केसेस का फैसला करना है। ठीक है, तो व्हेन न्यू केसेस प्रेजेंट नोवल लीगल इश्यूज और सोसाइटल चेंजेस रिक्वायर अपडेटेड interpretations, higher courts can make decisions that modify or overturn previous precedents। जब नई किस्म के लीगल इश्यूज आ जाते हैं या हायर कोर्ट समझती हैं कि जो पुराने जो फॉर एग्जांपल 60 साल पुराने
डिसीजन है, अब के ज़माने के लिहाज से वो सही नहीं है। तो हायर कोर्ट्स फिर उन डिसीजन को ख़त्म कर देती है, उनको चेंज कर देती है, ओवरटर्न कर देती है, और ओवरटर्न करने के बाद जो नए डिसीजन वो देते हैं, अब वो आने वाले लोगों के लिए बाइंडिंग होता है। तो इस लिहाज से हम कह रहे हैं कि इसके अंदर, इस सोर्स ऑफ लॉ में भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, अडेप्टेबिलिटी है। ये ज़माने के साथ साथ चेंज हो जाता है, क्योंकि लॉ का मेन मकसद होता है जो हमारा सोसाइटी होती है उसमें लोगों के बिहेवियर को, उनके कंडक्ट को रेगुलेट करना। तो जैसे जैसे लोगों के सोसाइटी के बिहेवियर चेंज होते रहते हैं, उसी तरह लॉ को भी चेंज होना ज़रूरी है। लॉ कभी भी एक तरह का स्टैटिक नहीं होता, हमेशा चेंज होता है लॉ। तो इसीलिए सोर्सेज ऑफ लॉ वो वाले अच्छे माने जाते हैं जिनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो, साथ साथ वक्त के साथ साथ चेंज होने की। नेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन। जजेस एंड लीगल प्रैक्टिशनर्स often engage in detailed analysis of precedents to interpret and apply the law to specific cases। अब इन प्रेसिडेंट्स को, इन केस लॉज को अप्लाई करने के लिए किसी केस में बहुत ज़्यादा जुडिशियल माइंड की ज़रूरत होती है। लीगल प्रैक्टिशनर्स यानी लॉयर्स और जजेस दोनों डिटेल एनालिसिस करते हैं प्रेसिडेंट्स का, उनको इन डिटेल पढ़ते हैं, इन डेप्थ पढ़ते हैं, एक ही केस लॉ को बार बार पढ़ते हैं, उसको फिर इंटरप्रेट करते हैं। यानी इंटरप्रेट का मतलब, जिस तरह तशरीह करना होता है ना, जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा शेर मिलता था हमें, उसकी हम नसर करते थे पहले, उसके बाद उसकी तशरीह करते थे 2-2 पेजेस की। तो इसी तरह लॉ में एक एक वर्ड की 4-4 पेजेस की तशरीह होती है। कोई बंदा कहता है कि नहीं इसका मतलब ये है, दूसरा लॉयर कहता है इसका मतलब ये है, तो इसके ऊपर बहस व मुबाहिसा होता है, लीगल स्कॉलर्स आपस में डिबेट करते हैं और फिर किसी नतीजे में पहुंचते हैं कि हाँ जी, ये जो केस लॉ है ना, ये जो प्रेसिडेंट है, ये इस काबिल है कि आने वाले लोगों के लिए एज ए सोर्स ऑफ लॉ इसको मान सकें हम, ठीक है, स्पेसिफिक केसेस के ऊपर, सिमिलर स्पेसिफिक केसेस के ऊपर इसको अप्लाई कर सकें, ठीक है। दे एग्जामिन द फैक्ट्स एंड लीगल रीजनिंग ऑफ, वो क्या एग्जामिन करते हैं लीगल स्कॉलर्स, जो जजेस या लॉयर्स, के फैक्ट्स क्या है केस के और लीगल रीजनिंग क्या है प्रीवियस केसेस की, के और उसको स्टडी करके आप देखते हैं टू डिटरमाइन हाउ दे रिलेट टू द करंट सिचुएशन। और इस बात पे फोकस करते हैं कि देखें, बेशक बहुत अच्छा डिसीजन है वो, लेकिन वो किस तरीके से हमारे केस के लिए रेलिवेंट है, नए करंट सिचुएशन के ऊपर उसको अप्लाई करना भी है कि नहीं। इसके ऊपर बहस मुबाहिसा करने के बाद, अपना जुडिशियल माइंड इस्तेमाल करने के बाद ही हम किसी नतीजे में पहुंचते हैं कि जो ये केस लॉ है इसको नए आने वाले केस में इस्तेमाल किया जा भी सकता है कि नहीं। अब होता ये है कि 2 पार्टीज होती हैं केस के अंदर, दोनों पार्टीज अपनी अपनी फेवर के जो केस लॉज होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं कोर्ट में। दोनों वकील, फॉर एग्जांपल वकील नंबर 1 जो है, एक साइड का वकील जो है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कहते हैं इन पार्टीज को, ठीक है। प्लेंटिफ का वकील 10 केस दे देता है कि जी ये मेरे 10 जुडिशियल केसेस हैं, केस लॉज हैं, इस तरह जजेस ने फैसला किया था, मुझे भी ये वाला फैसला चाहिए, ठीक है। जो आपका डिफेंडेंट का वकील होगा वो और 10 केस ले आएगा, वो ऐसे 10 केस ले आएगा जो उसकी फेवर में जाते होंगे। अब जो जज उस वक्त सुन रहा है उसके लिए ये सारे सोर्स ऑफ लॉ हैं, ठीक है। उसने सबसे पहले देखना है एक्ट और स्टैट्यूट क्या कहते हैं, लेजिस्लेशन क्या कह रही है इस मामले में, जो मैटर मेरे सामने है इसको डिसाइड करने के लिए सबसे पहले उसने देखना है कि लेजिस्लेशन क्या कहती है, लेजिस्लेशन के एक्ट और स्टैट्यूट्स क्या कहते हैं। अगर वो वहाँ पर वो कोई लॉ उसको मिलता है तो उसने वो लॉ अप्लाई करना है। उसके बाद उसने देखना है कि हाँ जी, दोनों जो पार्टीज़ हैं वो प्रेसिडेंट्स पेश कर रही हैं, केस लॉज पेश कर रही हैं। अब उसने हर केस लॉ का माइन्यूटली स्टडी करना है और देखना है कौन सा केस लॉ मेरे इस वाले केस के ऊपर फैक्ट्स एंड फिगर के लिहाज से सही बैठता है, और जो सही बैठता है, जो नहीं सही बैठते हैं, जो सिमिलर फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं हैं, जो उनको वो रिजेक्ट कर देता है जज, और जो उसकी नज़र में केस लॉ सही होते हैं उसको वो अपनी जो जजमेंट है उसके अंदर उनका जिक्र करता है और कहता है कि हाँ जी, इस केस फलां पार्टी के इस केस लॉ को या इसको प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट मैं सोर्स ऑफ लॉ मान रहा हूँ और इसको मद्देनजर रखते हुए ही केस का फैसला कर रहा हूँ, ठीक है। ये है इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स। नेक्स्ट नंबर 7 है फाइलिंग इन लीगल फिलिंग इन लीगल गैप्स। अब ये जो प्रेसिडेंट्स होते हैं ना, इनका मेन मकसद, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो लीगल गैप्स रह जाते हैं उसको फिल करता है प्रेसिडेंट और केस लॉ आपका। प्रेसिडेंट्स आर particularly valuable for filling in gaps or ambiguities in legislation। देखें, सबसे सुप्रीम चीज़ है legislation, लॉ, जो एक्ट और स्टैट्यूट्स दिए हैं वो उन्होंने तकरीबन हर चीज़ को कवर किया होता है। लेकिन अगर उसमें कोई एम्बिग्यूटी रह जाए, एम्बिग्यूटी का मतलब जहाँ पर वजाहत ना हो, गैर वाज़ेह हो, जजेस को, लॉयर्स को, लोगों को समझ ना आ रहा हो वो लॉ,
उस वक्त हम प्रेसिडेंट का सहारा लेते हैं। हम पुराने जजेस के जुडिशियल डिसीजंस को, केस लॉस को देखते हैं कि अगर कोई ऐसा केस वैसा पास्ट में भी हुआ है तो हम देखें उन्होंने जजेस ने कैसे लॉ अप्लाई किया, ठीक है। या फिर कोई ऐसी बात रह गई हो, कोई ऐसा गैप रह गया हो, जो ऐसा इशू हो जिसके ऊपर लॉ मौजूद ही नहीं है, एक्ट और लेजिस्लेशन खामोश है, हमारा इससे पहले ऐसे किसी मसले से वास्ता ही नहीं पड़ा, इसलिए उसके ऊपर लॉ नहीं बना। तो अब नए ज़माने के ऊपर वो आ गई ये चीज़, तो अब हमारे पास लॉ भी नहीं है, अब हमने फैसला तो करना है। तब हम देखते हैं कि पास्ट में कोई मिलता जुलता कोई ऐसा केस था जिसके ऊपर जज ने फैसला किया हो, जज ने इंसाफ दिया हो, तो हम उससे गाइडलाइन ले लें और गाइडलाइन लेते हुए अब इस नए जो केस है ना उसको फैसला करें, ठीक है। और अगर नहीं ऐसा मिलता तब भी जजेस की क्या बाउंड होते हैं जजेस अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हुए नए आने वाले इशू का फैसला कर देते हैं, और वो एज ए प्रेसिडेंट इस्तेमाल होता है जब तक कि हम लेजिस्लेशन के जरिए प्रॉपर एक्ट और स्टैट्यूट ना बना लें उसके लिए। व्हेन स्टैट्यूट्स डू नॉट एड्रेस every detail of a legal matter, courts can turn to past decision to provide guidance। जब स्टैट्यूट और जो एक्ट होते हैं ना वो फुल डिटेल नहीं देते किसी भी लीगल मैटर पे, लीगल इशू पे, क्लियर कट हमारे पास लॉ मौजूद नहीं होता, तब कोर्ट क्या करती हैं, वो पास्ट डिसीजन का सहारा लेती हैं अपने अपने गाइडेंस के लिए। ये प्रेसिडेंट हमारा कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये, आप लोगों को अगर ये समझ नहीं आएगा इसको बार बार आपने सुनना है, पॉज कर करके सुनना है, जो मैं बात कह रही हूँ ज़्यादातर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपना। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद दोबारा फिर जब इसकी वर्डिंग के ऊपर आप लोग फोकस करेंगे फिर ही आपको ये समझ आएगा। इन समरी कंक्लूजन क्या है? इन समरी प्रेसिडेंट्स आर एन एसेंशियल सोर्स ऑफ लॉ इन कॉमन लॉ सिस्टम, providing a rich body of legal principles and interpretations that help shape and clarity of law. They promote consistency, fairness, and gradual development of legal principles through the decision of judges over time। ठीक है, ये सारा हमने जो पहले चीजें डिस्कस की हैं उनका जिस्ट है, उनको 4-5 लाइनों में लिख दिया गया है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये आप सुने, ये आप लोगों के एमसीक्यूज आ गए हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 है क्या, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ इन कॉमन लॉ सिस्टम। हमने पढ़ा है ये कॉमन लॉ कंट्रीज में होता है, तो कॉमन लॉ कंट्रीज में किस चीज को प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ माना जाता है? प्रेसिडेंट्स को। मैं आपको इसलिए मिसाल बता रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इसके जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है इसको समझने में आपको मदद मिले। लेजिस्लेशन में हमने क्या पढ़ा था, प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ हमारा क्या है, लेजिस्लेशन है वैसे, लेकिन कॉमन लॉ सिस्टम में हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ क्या है, आपने इसमें से टिक करना है, ठीक। नेक्स्ट है, इन कॉमन लॉ सिस्टम लीगल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स आर डेवलप्ड थ्रू द डिसीजन ऑफ डैश। देखिए, लेजिस्लेटर्स के डिसीजन के ऊपर, प्रेसिडेंट्स के, जजेस इन प्रीवियस केसेस, लीगल स्कॉलर्स। अब अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली जो राइट ऑप्शन है उसको टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज द लैटिन टर्म स्टेयर डिसाइसिस मीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉमन लॉ सिस्टम। उसके ABCD ऑप्शन दे रखे हैं। अब अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो उसने पीछे चला जाना है, स्टेयर डिसाइसिस की जो स्लाइड है वो सुननी है दोबारा, और फिर दोबारा MCQ नंबर 3 पे आना है, फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रेसिडेंट्स हैव ए हायरार्किकल स्ट्रक्चर व्हिच डिसीजंस have more authority in this hierarchy। किसके डिसीजंस को ज्यादा अहमियत हासिल होगी? डिसीजंस फ्रॉम लोअर कोर्ट्स, डिसीजन फ्रॉम द सेम लेवल ऑफ कोर्ट्स। अब मैंने यहाँ पर आपको पूरा हायरार्की समझाई है। जब नहीं समझ आ रही जिन लोगों को, जो नहीं भी इसको हल करना सक रहे, वो हायरार्की वाली स्लाइड को देखेंगे, वो स्लाइड समझने के बाद उसके बाद जब आप इसके ऊपर आएंगे तो फिर आप इसको आराम से हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका MCQ नंबर 5 है, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी देर के लिए रुकूंगी हर MCQ के ऊपर ताकि आप लोग जो है ना इसको लिख सकें। नेक्स्ट हम करते हैं स्लाइड MCQ नंबर 6 है, इन कॉमन लॉ सिस्टम्स व्हेन मे हायर कोर्ट्स मॉडिफाई और ओवरटर्न प्रीवियस प्रेसिडेंट्स। मैं सिर्फ इसकी जो क्वेश्चन है उसको आप लोगों को पढ़ के सुना रही हूँ ताकि आप लोगों को इतना टाइम मिल जाए कि आप इसको यहाँ पर स्टॉप कर सकें और स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट या तो ले सकें और इसको लिख सकें, ठीक है। नेक्स्ट आपने इसको खुद करना है। MCQ नंबर 7, व्हाट डू जजेस एंड लीगल प्रैक्टिशनर्स ऑफन डू टू इंटरप्रेट एंड अप्लाई प्रेसिडेंट्स टू स्पेसिफिक केसेस। ABCD 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। MCQ नंबर 8, precedents are valuable for filing in gaps or ambiguities in which of the following legal context, statutes,
एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस और इंटरनेशनल ट्रीटीज, किस चीज़ के अंदर एम्बिग्युइटीज और गैप्स को ये फिल करते हैं प्रेसिडेंट्स, ये आपने टिक करना है। MCQ नंबर 9, व्हाट कॉन्सेप्ट सिग्निफाइज दैट कोर्ट्स शुड जनरली अडहियर टू प्रेसिडेंट्स एंड फॉलो अर्लियर डिसीजंस मेड बाय हायर और इक्वल कोर्ट्स इन सिमिलर केसेस। जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रेस्ट्रेंट, स्टेयर डिसाइसिस, केस डिसमिसल। ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड सा टॉप यानी MCQ है। मैं देखती हूँ कितने बच्चों का ये ठीक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन लॉ सिस्टम, इनमें से कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें कॉमन लॉ सिस्टम नहीं है। ये आप पिछली स्लाइड अगर आप लोगों ने गौर से सुनी होंगी तो वहां से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। व्हाट डज केस लॉ रेफर्स टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉमन लॉ सिस्टम, केस लॉ को कॉमन लॉ सिस्टम में और क्या कहते हैं। हाउ कैन प्रेसिडेंट्स इवॉल्व ओवर टाइम इन कॉमन लॉ सिस्टम, कैसे कॉमन लॉ सिस्टम में जो प्रेसिडेंट्स हैं वो किस तरह इवॉल्व हुए हैं। In a hierarchical structure of precedents, which decisions serve as binding precedent for lower courts? इन हमारा है क्या, what key benefit do precedents provide in common law system, क्या क्या बेनिफिट्स हैं कॉमन लॉ सिस्टम प्रेसिडेंट के जो कॉमन लॉ सिस्टम वाले मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 15, MCQ नंबर 15, विच लीगल सोर्स इज पर्टिकुलरली वैल्यूएबल फॉर फिलिंग इन गैप्स और एम्बिग्युइटीज इन लेजिस्लेशन। ये आपके 15 MCQs हैं, ये आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। इसके बाद ये आपकी आंसर की आ गई है, इसके साथ आपने मैच करने हैं और वही पैटर्न है हमारा। इस वीडियो के एंड पे आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपने रोल नंबर और नाम के साथ किस बच्चे के कितने MCQs ठीक हैं वो यहाँ पर अपना रिजल्ट शेयर करना है। ये इस पैटर्न के ऊपर ये वीडियो सुने, ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसको बार बार आपको सुनना पड़ेगा फिर ही ये समझ आएगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।